नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त प्रदीप नाम्बियार जी के साथ, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, आप जानते ही हैं, वी आर विद नेशन नाउ और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Indian economy is growing by leaps and bounds. बिल्कुल सर, एब्सोल्यूट। Amazing stuff that's happening at the moment. India at the moment is the 5th largest economy in the world. It is. And according to one particular estimate, in all likelihood by December end this year or by the beginning of January 2024, we shall become the 4th largest economy. That's what they say. I'm not Yes, sure, but yes, that's what yes, they say. yes. I hope this prediction really comes true. So that will be another feather in the cap of Mr. Modi. सर आप हर चीज देखो। Now Prime Minister Modi talks about space station in 2035. 2035 space station. Now that is itself a vision like that. It calls for guts. It calls for belief in yourself, the confidence level that he's going to. So 2035 में space station खुद का होगा and an Indian will be on the moon. Yes. In 2040. 2040 the Indian and an Indian will be on the moon on our own. Make in India. Now that's great for any. This is called a futuristic vision that we're talking about. The vision that Prime Minister Modi and the confidence not only in local and within the country but in international arena. जिस प्लेटफॉर्म जिस तरह से वो मोदी जी अपने आप को एसर्ट कर रहा है and is uplifting the nation, the credentials of the nation in the international platform as well as building confidence within the country. Absolutely, sir. I hope the people of the country are not swayed by other things and vote sensibly. That's all that I can say. At the moment with us from the BJP, our very dear old friend, Mr. Ganesh Khankar. Ganesh Khankar साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So sir, congratulations. Moody's के मुताबिक it's one of the biggest rating agencies in the world. 2024 या 2025 में मतलब 2024 के खत्म होने के पहले, इनफैक्ट 2025 भी नहीं आएगा, हो सकता है कि 2023 में उसका इंडिकेशन मिल जाए दिसंबर में। भारत जो है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी जीडीपी के मुताबिक, कि जर्मनी को हम ओवरटेक कर लेंगे डेफिनेटली 2024 में और 2025 में तो कर ही लेंगे, और 2027 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, विच इज अमेजिंग एक्चुअली। और जैसा अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि मोदी जी सेड by 2035 we'll have a space station. India will have its own space station. Achievement with astronauts in it. अभी सर मुझे याद है, आप तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद, कि जब अपोलो 11 लैंड किया था मून पर, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन स्कूल में USIS के द्वारा और फिर दूरदर्शन के द्वारा, छोटा मोटा जो दूरदर्शन उस वक्त चलता था, हमें दिखाया गया था कि किस प्रकार नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन चंद्रमा के ऊपर चल रहे हैं। और हम तो बच्चे थे साहब, को 5वीं या 6ठी जमात में होंगे, तो हम तो बड़ी जोर से हम वी वर ऑल वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम बोल रहे थे कि एक दिन इंडिया भी ऐसा करेगा। लेट मी टेल यू दिस, आई एम फ्रॉम द भारतीय विद्या भवन। हम कहते हैं एक दिन इंडिया भी ऐसा करेगा। आप मानेंगे नहीं, जो हमारे सीनियर थे स्कूल में 10वीं और 11वीं, उस वक्त हायर सेकेंडरी होती थी उनकी, तो 11th स्टैंडर्ड होती थी हायर सेकेंडरी। मुझे अभी तक याद है, वो शख्स जो है अभी भी मैं उनके साथ टच में हूँ, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने जो मजाक उड़ाया मेरा, अरे इंडिया छोड़ो ना, अगले 200 साल लग जाएंगे इंडिया को ऐसा करने में। आज की तारीख में मैं उनकी बहुत फिरकी लेता हूं कि 1969 में मैं तो सिर्फ 5 साल का था, तब तुमने मेरे साथ ऐसा कहा था, 6 साल का था तब तुमने मेरे साथ ऐसा कहा था। आज क्या कहते हो तुम कि
वील हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली बार भारत में ऐसा नेतृत्व आया है कि भारत का जो असली पोटेंशियल है उसको किस तरीके से रियलाइज किया जाए। गणेश कानकर साहब। बिल्कुल राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको और नंबियार जी को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं, और ये शुभकामनाएं देते हुए हम नए पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। सर इसके सिर्फ लिए भी आपको शुभकामनाएं, सिर्फ शुभकामनाएं देते हैं सर, आप मिठाई तो भेज दिया करो कभी कभी। हम आपको जीत की मिठाई देंगे सर। जी बिल्कुल। सर आपने जो बात कही मुझे आज भी याद है, सन 2013 में मोदी जी प्रधानमंत्री पद के अगले उम्मीदवार होंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की घोषणा के बाद में दिल्ली के कॉलेज में मोदी जी का कार्यक्रम रखा गया था, और उस कॉलेज में वे इस कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने अपना भाषण दे रहे थे। उसको सारी मीडिया ने उस समय लाइव किया था, और मुझे आज भी उनका एक वाक्य याद है, ये वही भारत है, ये वही सारी व्यवस्था है, और ये वही लोग हैं, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को हम बदल देंगे यदि हम संकल्प करते, तो हमें मेहनत करनी होगी, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। उस समय उन्होंने जो बात कही थी उस पर बहुत सारी बहस हुई थी मीडिया में, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ये क्या बातें कर रहे हैं, बहुत समय यानी बहुत बहस हुई थी। आज हम देखते होंगे बजाज साहब जी, यही वो देश है और कोई बाहर नहीं है, वो यही देश है। हमने चांद्र पर अपना चांद्रयान उतारा, अब हम स्पेस स्टेशन की ओर जा रहे, भविष्य में हम अपना मानव विरहित यान जाएगा, उसके तत्पश्चात हम अपने मानव को चांद पर उतारने की दिशा में हमने प्रयास शुरू किया। हमने सूर्य की ओर अपना यान भेजा है जो सूर्य की परिक्रमा करेगा, उसका अभ्यास करेगा। अब जो बीच में कुछ न्यूज आ रही थी कि नासा भी इसरो से संपर्क करके ये जो सारी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की, जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की है, उनके बारे में वो हमसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही में आपने जो अर्थव्यवस्था की बात की, तो देखिए ये लोग मजाक उड़ाते थे हमारा। याद करिए हम 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था थे, और कोरोना के समय जब पूरी दुनिया पर यह आर्थिक संकट मंडरा रहा था, उसके बाद में हमने जिस तरह से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई, हमने इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। जबकि आप ये सोच सकते हैं बजाज साहब कि इस एशियन रीजन में हमारे जो नेबर कंट्रीज है, मैं उनके साथ अपनी तुलना करके अपने आप को बड़ा नहीं कहूंगा, लेकिन नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश, फिर हम बाकी की और कंट्रीज की ओर जाएं तो वहां पर उनकी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ा है। और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से गति ले रही है, अब तो ये दुनिया ने, हम कहे तो उसे लोग गलत कहते थे, हम 6.5 के आसपास अपनी विकास दर रहने का जो अनुमान लगा रहे थे, हम उससे कहीं और जाने की प्रयास में हम मेहनत कर रहे हैं। आज देश में सबसे ज्यादा बिजली की खपत हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि देश में औद्योगिक उत्पादन जो है वह अपने उच्चांकी स्तर पर है, अभी वी आर द हाईएस्ट पॉइंट। और इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था में यह बड़ी उछाल है, और हम आने वाले 2-3 सालों में दुनिया में तीसरे अर्थव्यवस्था पर जाने की तैयारी में है। इसलिए मुझे लगता है कि यह मेहनत का नतीजा है, ईमानदारी का नतीजा है, ईज ऑफ डूइंग जो हमने कहा, हमने पूरे विश्व को बता दिया कि लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कहीं डिजिटल व्यवहार होते होंगे तो वो हिंदुस्तान में हो रहे सर, भारत में हो रहे। और मुझे ये लगता है कि यदि हम विजन रखें और उस विजन के प्रति हम ईमानदार रहे तो हम क्या कर सकते हैं। और देखो सर, मैं केवल ये कहने के लिए नहीं, तो एक प्रधानमंत्री के नाते जो मेहनत करनी चाहिए वो क्या मेहनत कर रहे हैं, तो वो आप भी सर देख रहे हैं। जबकि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वे हमेशा छुट्टियों पर जाते हैं,
न जाने कहाँ जाते हैं वो लोग, पूरे देश को पता नहीं होता। तो सर, मेहनत के लिए कोई पर्याय नहीं होता, और यही भारत है, यही व्यवस्था, यही लोग हैं, हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गणेश खानकर साहब, मैं एक चीज से आपसे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक चीज आपने कहा, मेहनत ठीक है सर, सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ एक दूरदृष्टि भी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया है भारत को, एक नया कॉन्फिडेंस भारत में आया है। सबसे बड़ी बात, फॉर मी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के बच्चे को आप पूछ लीजिए, मैंने अपनी बात बताई ना, कैसे हमारा मजाक उड़ाया गया था। हम तो 5, 6, 7 साल के थे, हम लोगों का मजाक उड़ाया गया। आई सेड कि why can't we have the first question that I asked, I was a little kid at that time, कि why can't we have somebody like Neil Armstrong from here? This is what I had asked. Now you ask a kid of today, आज के बच्चे को पूछिए, वो बोलेगा ऑफ कोर्स होगा। उनको आज की तारीख में भारत की किसी भी अचीवमेंट पर कोई हैरानगी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा बदलाव आया सर। सबसे बड़ी बात ये हुई है पिछले 9 साल में, जो बदलाव आया ना, कि आज भारत यहां पर भी पहुंच गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सरप्राइज मालूम है कब होता है? जब हम लोग फेल होते हैं, दैट्स व्हेन वी गेट सरप्राइज्ड। अब क्या हो गया है, मोदी जी ने क्लियर कट ये कर दिया है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ सेइंग इट, आई एम सेइंग इट वेरी वेरी क्लियरली। इसके ऊपर मुझे मालूम है मुझे क्या सुनना पड़ेगा, क्या नहीं सुनना पड़ेगा, लेकिन मोदी जी ने एक चीज करी है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, सक्सेस इज व्हाट काउंट्स। दैट्स व्हाट वी आर एट द मोमेंट। इंडिया इज गियर्ड टुवर्ड सक्सेस। गणेश खानकर जी। नहीं, मैंने, राजीव जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैंने वही बात कही कि देखिए, आत्मविश्वास जो होता है ना, ये आत्मविश्वास आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, आपके काम करने के तरीके में दिखता है। सर देखिए, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। नोटबंदी के समय लोग जो भी कहे, देश के आम आदमी ने प्रधानमंत्री की तरफ देखकर उस सारी तकलीफ को सहा, और उसके अच्छे नतीजे आपको बाद में उसके पता चले कि देश में जो काला पैसा है वो धीरे धीरे उजागर होना शुरू हो गया। अब राजीव जी, जो सारे ईडी, इनकम टैक्स ने जो रेड कर पूरे पैसे जमा किए, उसकी राशि यह 1.5 लाख करोड़ के ऊपर जा चुकी है अभी तक, और कोई क्लेम करने नहीं आता ये पैसा मेरा है। सर, देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कोरोना के समय थाली बजाना हो या दिए जलाना हो, सर हम इस बात को पॉजिटिवली ले तो सारे लोग, सारा देश सर एक साथ खड़ा हुआ। ये एक साथ खड़े होने की जो प्रक्रिया होती है ना सर, पूरे देश को 140 करोड़ जनता के बीच में एक विषय जाना और लोग एक साथ खड़े होना, यह बहुत बड़ा काम करता है सर। और जो आत्मविश्वास आम जनता में अपने देश के प्रति आता है, उस समय उस देश में एक पॉजिटिविटी तैयार होती है। स्वच्छता का अभियान याद करिए राजीव जी, कुछ सालों तक यानी आदत हो गई थी कि हम यदि गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, तो हम कुछ खाते थे, कागज को जमा करते थे और खिड़की से बाहर फेंक देते थे। आज यदि अपने इस कागज को खिड़की से बाहर फेंका तो 4 लोग आपको अपराधी की नजर से देखते हैं, आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, शायद आपकी वीडियो भी शूट करेंगे कि भाई देखिए कितने सयाने हैं। यह जो बदलाव है ना सर, ये बदलाव आपका काम करता है। और इस वक्त देश में यह जो बदलाव आया है, ये आत्मविश्वास के कारण आया है। और ये आत्मविश्वास इसलिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद करते हैं, इसलिए मैंने भी करना चाहिए। देखिए, बताना और लोगों ने उसको स्वीकारना, यह जो बड़ा अंतर होता है ना साहब, तो ये स्वीकारने की जो कड़ी 9 साल में आई है, उसका ये नतीजा है। ऐसा 10 गणेश जी, 10 संकल्प मोदी जी ने कल विजयदशमी के दिन, और एक दोहा के साथ उन्होंने कहा कि प्रभु राम के काम अगर अधूरा है तो क्या विश्राम, कोई विश्राम नहीं है जब तक प्रभु राम का काम नहीं होगा। और उन्हें 10 संकल्प जो आपने जो अभी बोले, 10 संकल्प मोदी जी ने सबको कहा कि आपको जल संरक्षण, डिजिटल लेन देन, स्वच्छता जो आपने कहा, स्वच्छता का मिशन, वोकल फॉर लोकल, फिर क्वालिटी प्रोडक्ट आप बनाइए और बेचिए, ट्रैवल इन इंडिया फर्स्ट,
नेचुरल फार्मिंग, श्री अन्न, फिटनेस को प्राथमिकता। अब देखो देखो हर चीज इतना, और गरीब परिवार को लैंड होल्डिंग, तो क्लियर कट उन्होंने फोकस अपना क्लियर कर है, गरीब कल्याण होगा, स्वच्छता, जो छोटे से छोटे चीज उन्होंने घर से सफाई से शुरू करते, दैट इज देयर। तो 10 संकल्प, और प्रभु राम के अगर काम अधूरा है तो कोई विश्राम नहीं। और आज वही, कल वही आरएसएस प्रमुख वही चीज दोहराए कि राम मंदिर का भव्य जिस प्रकार से इनॉग्रेशन जनवरी 22 को होगा, आरएसएस के जो होता है हमेशा, तो कल आरएसएस चीफ ने भी इस चीज का घोषणा कर दिया। तो क्या एजेंडा एब्सोल्युटली तय है कि हिंदुत्व को लेकर ही आगे बढ़ेंगे, मगर हिंदुत्व के साथ गरीब कल्याण भी होगा, और बेसिक इश्यूज फिटनेस से लेके स्वच्छता तक हर चीज कवर हो गए 10 संकल्प में। गणेश जी देखिए नंबियार जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब भी हम कुछ काम के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि बिना सोच के, बिना किसी हमारे एजेंडे के, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता। यदि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को आपको समझना है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को आपको समझना पड़ेगा। जो एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कलिकत के अधिवेशन में 1967 में कहा था, वो अधिवेशन होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या की गई। उस समय उन्होंने जो अध्यक्षीय भाषण किया था, और पूरे देश में आपकी राजनीतिक सोच क्या होनी चाहिए, ये उस समय उन्होंने कहा था। और उसमें 2 बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी। एक बात थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और दूसरा गरीब कल्याण। ये गरीब कल्याण यानी आप कितनी भी बातें करेंगे, लेकिन नंबियार जी, जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक आप उस सेवा सुविधा का लाभ नहीं देंगे, उस अंतिम व्यक्ति को समाज के पहले पंक्ति के व्यक्ति तक लाकर रखने की क्षमता आप नहीं तैयार करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी के साथ उसकी शिक्षा, उसके अन्न, वस्त्र, निवारा की व्यवस्था, और जब ये हम करें तो साथ ही साथ इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम उसे बात जब बताएंगे, तो हमारा इतिहास, हम कैसे जुड़े हैं, यह सारी बातें एकात्म मानववाद में कही है। तो हिंदुत्व की बात किसी को नहीं लगती होगी, लेकिन प्रभु राम हमारे जीवन के आदर्श है। प्रभु राम हमें जीवन जीना सिखाते हैं, इसलिए प्रभु राम जी का मंदिर भी बनेगा। हमारी बुद्धिमत्ता ये आज की नहीं है, ये 5000 सालों पहले जब इस देश में वेद उपनिषद पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे, यहां पर उस समय तक्षशिला हो, यहां पर विद्यालय चलते थे, गुरुकुल चलते थे जी। हमारी वह संस्कृति है। हमने दुनिया को विश्व ज्ञान देने का प्रयास किया, हमें उसका अभिमान है। इसलिए पूरे विश्व में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अपने स्थान को मजबूत करना, अपने सुरक्षा के प्रति कोई समझौता नहीं हम करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं रहेंगे कि कोई हम पर आक्रमण करे। ये सारी बातें हैं जो आपने कल भाषण में सुनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। नो गणेश जी, और बहुत बड़ी चीज जिस प्रकार से मोदी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडिया इन इंटरनेशनल अफेयर्स जिस प्रकार से हाईलाइट कर रहा था कि जयशंकर जी बोलते कि आवर प्रॉब्लम टिल इट बिकम्स द allies प्रॉब्लम, टिल देन वी विल नॉट लुक इनटू योर प्रॉब्लम्स। आज यूएस ने ऑफिशियली कहा टेरर अटैक्स लाइक दैट हैपेंड इन इंडिया, जो मुंबई अटैक्स थे, टेरर अटैक्स दैट हैपेंड इन यूएस, जैसे यूएस में ट्विन टावर ब्लास्ट टेरर अटैक्स हुआ था, एंड द वन दैट इज हैपनिंग इन इजराइल, अभी इजराइल में जो हो रहा है, ये 3 को हम कह सकते हैं इंटरनेशनल टेरर अटैक्स, एंड द होल वर्ल्ड हैज टू यूनाइट अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ टेरर अटैक्स। तो आज क्लियर कट इंडिया का कंसर्न यूएस ने उठाकर, आज इसको क्या आप मोदी साहब को क्रेडिट देंगे इस चीज के लिए कि पहली बार एक इंटरनेशनल फोरम में यूएस क्लियरली कहा कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ अटैक, जो इंडिया में हुआ, जहां अभी इजराइल में हो रहा है, उससे पहले ट्विन टावर हुआ। इस चीज को सबको साथ में लेके जिस प्रकार
टेरर by created by Hamas, इसके खिलाफ एक युद्ध सा घोषणा करना, आतंकवाद के खिलाफ एक घोषणा करना. You think an achievement for India and Modi also, Prime Minister Modi? Ganesh ji? डेफिनेटली नंबियार जी, डेफिनेटली नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम. ऐसा है कि हम बरसों से इन सारी बातों को सह रहे हैं, लेकिन एक समय था कि भारत की बात सुनने के लिए दुनिया के पास समय नहीं था. हम आज से आतंकवाद नहीं सह रहे. ये 80 के दशक से, जब से मकबूल भट्ट को हमने कश्मीर में फांसी पर चढ़ाया और उसके बाद जो कश्मीर में रिएक्शन शुरू हो गई खुले रूप से, हमारी सरकारों ने जैसे मानो कश्मीर हाथ से जाने वाला है, इस तरह का हमारा बर्ताव था. जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पंजाब और कश्मीर की समस्या क्या थी, हम कौन सी सीमा पर गए थे, आप थोड़ा याद कीजिए नंबियार जी. और उसके बाद में 90 के दशक में हमारी क्या स्थिति हुई थी और आज कश्मीर में क्या स्थिति है, क्या बदलाव आया है. देखिए नंबियार जी, G20 का एक सम्मेलन भारत में हुआ. भारत ने जिस तरह से इस G20 के सम्मेलन में हमने पूरी दुनिया को भारत की सभ्यता, भारत की मेहमान नवाजी का जो हमने उन्हें दर्शन कराया, साथ ही में हमारा जो विजन है वो हमने उनको बताया. देखिए दुनिया ताकतवर इंसान के सामने झुकती है साहब. ये दुनिया है. दुनिया में हम कितनी भी सारी बातें करें तो जो ताकतवर होता है उसकी पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है. आज जो हमारी बात मानी जा रही है ना साहब, तो बात मानने की वजह प्रमुखता से यह है कि हमने अपने आचरण से दुनिया को यह दिखा दिया है. हमने एयर स्ट्राइक की, लेकिन हम हमारी सीमाओं के प्रति सजग है. और आप इस बात को मानेंगे कि पूरी दुनिया में आज चीन के प्रति लोगों का देखने का नजरिया बदला है और भारत के प्रति पूरी दुनिया में अब सम्मान की स्थिति आई है. 10 साल पहले तक ये नहीं था. हम तभी भी बात कह रहे थे, लेकिन हमारी बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में मजबूत थी. हम 10वें स्थान पर थे. लेकिन आज हमने अर्थव्यवस्था के साथ में G20 की परिषद में हमारे आने वाले वर्षों के इतिहास या हम जो करने वाले हैं, हमने जो दर्शाया है, अब उसके बाद पूरी दुनिया का नजरिया आपको देखने के प्रति बदल चुका है. ये वही यूएस है सर जी, ये वही यूएस है जो पाकिस्तान को संभालने की फिराक में हमें तवज्जो नहीं दे रहा था. ये वही आज का यूएस है जो हमारे लिए बात कह रहा है. इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में शक्ति की पूजा होती है. नवरात्रि की समाप्ति के बाद आपने मुझसे सवाल पूछा है, यह वही शक्ति है जो हमारे साथ खड़ी है नंबियार जी, जो आगे भी बहुत कुछ करने वाली है. लेकिन गणेश खानकर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हामस का जो अटैक हुआ है उसके पीछे बाय द वे एक और भी थ्योरी, मैं मालूम नहीं आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे. जरा ध्यान से सुनिए सर, जरा गंभीर विषय है और या हो सकता है आप इसको मजाक में भी ले लें. आइदर वे मैं तो इसको गंभीरता से लेता हूं. हाँ, क्योंकि आपने G20 की बात करी इसलिए मैं बोल रहा हूं. अभी G20 में भारत की सफलता को देखते हुए दो चीजें हुई, बहुत बड़ी चीजें हुई. नंबर 1, कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाए फौरन. G20 की सफलता को देखते हुए उसके बाद एकदम कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाए. नंबर 1. नंबर 2, ये हमास का जो अटैक हुआ है इजराइल पर, सर जरा आप ध्यान दीजिए. भारत ने प्रपोजल दिया एक नए मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर, जिसके 2 या 3 की फैक्टर थे. एक तो मिडिल ईस्ट यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. नंबर 2, उसमें हाइफा पोर्ट जो है इजराइल का, दैट इज अ की फैक्टर. एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी इन कंपटीशन विद एंड फार बेटर देन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI. और सडनली क्या होता है, हामस का अटैक हो जाता है इजराइल के ऊपर. द होल मिडिल ईस्ट गेट्स डिस्टर्ब्ड, एवरीथिंग गेट्स डिवाइडेड. अभी स्पेकुलेशन ये आ रही है कि शायद हामस का जो अटैक हुआ है इजराइल पर, हमारी निगाह चाइना के ऊपर जानी चाहिए.
कि वास्तविकता में इसके पीछे असल में कौन है? गणेश खानकर साहब। राजीव जी, आपने बहुत बड़ी बात कही और इसलिए मैंने इसके पहले भी हम जब बात कर रहे थे तब मैंने आपसे ये कहा था कि ये G21 बनने की जो बात है और उसकी जो सफलता है सर, उसके बहुत बड़े मायने बनने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था जी कि केवल एक परिषद नहीं है, तो ये भारत के इतिहास में हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसे मानता हूँ। जी जिस तरह से हमने जो पूरे विश्व के सामने जो बातें रखी, देखिए मैंने जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का उल्लेख किया, ये आज नहीं सर, 1967 की मैं जब बात करता हूं तो आज से 50-55 साल पहले वसुदैव कुटुंबकम ये उसमें लिखा गया है। पूरे विश्व की कल्पना उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की है और विस्तृत रूप से उन्होंने कुछ बातें उसमें कही है। और ये केवल भाषण का विषय नहीं था, उसमें उन्होंने अभ्यास से उसका विवेचन किया था कि पूरी दुनिया ये एक दूसरे को लगकर है और पूरी दुनिया एक दूसरे के मदद के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। कोई राष्ट्र भले शक्तिशाली बने लेकिन वो पूरे विश्व पर अपनी बात नहीं कह सकता जब तक साथ में उसके लोग नहीं आए। हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर हमने पूरी दुनिया को हमें एक साथ रहने का संदेश दिया। हमने आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ लाने का प्रयास किया। और बजाज जी, साथ ही में जो चाइना, जो वन चाइना की जो बात उनके नेता करते हैं विस्तारवाद की, हमने पूरी तरह से विस्तारवाद पर लगाम लाने की कोशिश की। राजीव जी, आप जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा चाइना की गई 6-8 महीना की गतिविधियां जो ताइवान के प्रति थी, वो थोड़ा सा आप उसको रिपीट करके देखिए सर। चाइना ताइवान को डरा तो रहा है लेकिन ताइवान पर आगे जाने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस समय चाइना पूरे विश्व में अकेला पड़ चुका है। कोरोना के समय चीन के जो मंसूबे थे, जिस तरह से उनका दुनिया के प्रति व्यवहार था, चीन अकेला पड़ते जा रहा है। हमने पूरी दुनिया को मदद की, हमने दवाई दी, हमने सामग्री दी, उसका नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी। एक तरफ भारत शांति चाहता है, मदद करता है, और दूसरी तरफ चीन ये विस्तारवादी भूमिका रखता है। और G21 की परिषद ने, हमारी सफलता ने चीन को बहुत पीछे धकेल दिया है साहब। उसका जो रिफ्लेक्शन वो तो आना ही था। अब जो आपने जो बेल्ट की बात कही, तो सीधे सीधे चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है पीओके के रास्ते से, हमने उसे जवाब देने की कोशिश की। और आप देखिए उसमें बहुत सारे देशों ने सामने से उसकी सहमति बताई और सीधे सीधे राजीव जी हम यूरोप से कनेक्ट होने जा रहे हैं। अब ये जब यूरोप से आप कनेक्ट होंगे तो आप देखिए जो हिंद महासागर है, अरब महासागर है, उसमें जो चीन अपनी पैड बनाना चाहता है उसे सीधे सीधे सर आपने चैलेंज किया है जी। अब जो ईरान में जो पोर्ट बनाया था गडकरी साहब ने जी, वहां पर हमने पोर्ट तो बना लिया, लेकिन अभी जो ईरान वर्षों से हमारा मित्र था, अब वो थोड़ा थोड़ा चाइना की तरफ झुकना प्रारंभ हो चुका है। अब जब हम इस वन बेल्ट की बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे चाइना की इस स्ट्रैटेजी को हमने बहुत बड़ा ब्रेक दिया है। उसका नतीजा है ये तो होना ही था। अब ये बातें धीरे 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 उसकी परत खुलती जाएगी। देखिए मालदीव के चुनाव हुए राजीव जी, मालदीव के चुनाव में जो नतीजे आए और वहां के नए राष्ट्रपति ने जो बात कही, उस बात से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। गणेश जी, आप देखोगे खड़गे साहब ने कल ही आरोप लगा दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी में कि आप जो हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को आप प्रचारक बना रहे हो, आप रथ प्रभारी बना रहे हो। इस सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को आप मोदी साहब के रिपोर्ट लेके घर घर जाने को कह रहे हैं, रथ लेके हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर सब जगह एक प्लान के हिसाब से आप सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इस काम में यूटिलाइज कर रहे हो। तो एक आरएसएस का एक सैफ्रनाइजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे चार्ज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगा रहे हैं कि आप
आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स को आप इस काम के लिए मोदी साहब के रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाने का काम कराने के लिए उपयोग कर रहे हो, ये देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन पे ठीक नहीं होगा असर, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है। हाउ डू यू सी दैट गणेश जी? देखिए नंबियार जी, मुझे लगता है कि खड़गे साहब की बात को आपने बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपको भी मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूं और मैं आपको भी देखता हूं कि आप भी बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत कुछ सोशली यहाँ वहां जाना ये वो। मैं तो ये कहूंगा कि नंबियार जी, आर यू फॉलोइंग मोदी जी? देखिए, समाज के प्रति आप कुछ करना चाहते हैं, समाज के प्रति आपको लगता है नंबियार जी कि हाँ मुझे समाज को कुछ रिटर्न देना है, मैं समाज का कुछ देना लगता हूं। और देखिए यह एक बदलाव है। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वह ब्यूरोक्रेसी एसी चेंबर में ना बैठकर जनता के बीच में जाए, जनता से 1-to-1 कांटेक्ट करे, जनता की समस्या को समझे, सरकार और जनता के बीच की जो कड़ी है वह कड़ी कहीं एक जगह बैठकर निर्णय न करते हुए लोगों में जाकर उसका अंदाजा ले, ताकि अपने गवर्नेंस में हम जो कनेक्टिविटी है एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द लास्ट मैन, इसको हम यदि बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए, इसमें अड़चन क्या है? देखिए एक बात है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे वे मैं मानता हूं, लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा जी पूरे देश की प्रधानमंत्री थी, नेहरू जी पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, नरसिंह राव पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी छोड़कर और कोई भी, यानी फिर नरसिंह राव भी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, अटल जी भी नहीं होते, देवेगौड़ा भी नहीं होते, इंद्र कुमार गुजराल नहीं होते, चौधरी चरण सिंह नहीं होते, गुरजाल लाल नंदा भी नहीं होते। वे तीन गांधी परिवार जिनके गांधी नाम है वही देश के प्रधानमंत्री होते। सर ये भारतीय जनता पार्टी का कमल लेकर नहीं जाएंगे, ये भारत के काम और आने वाले दिनों में हमें क्या चाहिए बताने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। तो कांग्रेस को तकलीफ क्या है? क्या इसके पहले कभी कोई ब्यूरोक्रेट जनता में नहीं गए क्या? इंदिरा जी ने सबको दौड़ाया था, ये इतिहास है। फिर कभी इसके बारे में बात करूंगा। About the 20-point program and 12-point program and so on and so forth during the emergency and even afterwards, ऐसी कोई बात नहीं है, and even during राजीव जी टाइम। लेकिन सर ये बताएं, महाराष्ट्र के ऊपर अगर वापस आ जाएं तो अभी तक तो बड़ी अच्छी बातें हुई। मराठा रिजर्वेशन सर, टुडे वाज द लास्ट डे, आज डेडलाइन डे आज था। देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी आज दिल्ली गए केंद्र सरकार की मदद लेने के लिए मराठा आरक्षण को लेकर के। बीड़ में काफी गांव हैं जहां पर उन्होंने मना कर दिया, लोगों ने कहा है कि भाई हम किसी नेता को नहीं आने देंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि हंगर स्ट्राइक पर दोबारा बैठने वाले हैं अगर आपने फटाफट अनाउंसमेंट नहीं करी मराठा रिजर्वेशन की। गणेश खानकर साहब प्लीज। नहीं देखिए, ऐसा है कि मराठा आरक्षण के बारे में हम बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं राजीव जी। बहुत बार ये कह भी चुका हूं कि महाराष्ट्र में जो मराठों की राजनीति करके जिन्होंने अपने पूरे जीवन की राजनीति चलाई, वे शरद पवार जी भी थी। महाराष्ट्र में 4-5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो इस विषय पे कर नहीं पाए। उन्होंने सीधे रूप से कहूं तो सिर्फ इसकी राजनीति की। यह वही सरकार है कि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आरक्षण भी दिया और उस आरक्षण को उन्होंने आगे भी बढ़ाया। दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई, कोर्ट में हम अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन फिर से इसमें क्या रास्ता निकाल सकते हैं वो लेकर हमारी सरकार ईमानदारी से प्रयास कर रही है, ईमानदारी से। अब ऐसा है कि राजीव जी, आरक्षण तो मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए ऐसा किसी का मत नहीं है, लेकिन समाज के भीतर जो इस समय बातें चल रही है, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना फैलाई जा रही है, वो गलत हो रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार बहुत सीरियस है, इसलिए हमारे दोनों नेता दिल्ली गए हैं। लेकिन सर पूरे महाराष्ट्र के अंदर अभी तो एक एजिटेशन का माहौल तो बन ही गया ना, आंदोलन का माहौल बन गया है पूरे महाराष्ट्र में। दांगड़ समाज जो है वो भी सड़क पे आ गए हैं,
बाकी लोग भी नहीं, सड़क ये पर आ तो गए हैं। स्वाभाविक है राजीव जी। शरद पवार जी विपक्ष में बैठे हैं तो ये स्वाभाविक है। जब जब शरद पवार सत्ता के बाहर होते हैं तो ये महाराष्ट्र में इस तरह के वाकये होना ये आम बात है। आम बात है सर, ये कोई नई बात नहीं है। पूरे इतिहास को यदि आप टटोलेंगे तो शरद पवार जी जिस जिस बार सत्ता से बाहर होते हैं वे सत्ता पर बैठे व्यक्ति को सीधे काम करने नहीं देते। उनकी राजनीति का मैंने इसके पहले भी आपके चैनल पर ये बात जी। कही है। शरद पवार जी की राजनीति यदि मैं 2 वाक्यों में कहूं तो शरद पवार जी की राजनीति उनके पावर में नहीं है, तो शरद पवार जी की पावर ये सामने वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब करने में है। जो उनकी न्यूसेंस पावर है वही उनकी पावर है। ये राजनीति हमें समझनी चाहिए। और वो आज भी है, आज भी कायम है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? अब वो अंतिम कगार पर है, अंतिम कगार पर है। धीरे धीरे उनके प्रति समाज के लोगों में अब निराशा आने लगी है। देखिए ऐसा है कि 50 साल यानी पहली बार शरद पवार जी चुनाव लड़े थे 1968 में बारामती से। अब इसको साल गिनिए साहब कितने पूरे हो गए। अब इतने साल की राजनीति के बाद में आप अपने आप को किसी प्रदेश का नेता 55 साल हो गए। हाँ ठीक है, अब 55 सालों की राजनीति में इतने सालों के बाद में वही किसानों की समस्या को लेकर आप बात करेंगे, वही मराठा समाज को लेकर आप बात कहेंगे, तो मेरा यह सवाल छोटा सा है। अब उनकी जितनी राजनीति है उतनी थी मेरी उम्र नहीं है, लेकिन फिर आप अपने आप को यदि महाराष्ट्र के नेता के रूप में देखते हैं तो आपने अचीव क्या किया है सर? हम कहां पर खड़े थे और हम कहां पर जहां पहुंचे हैं, वहां पर जाने के बाद आज सारे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ये आंदोलन वो आंदोलन। अब बीच में 2.5 साल इनकी सरकार थी, आंदोलन करता कहां थे भाई? ये अचानक कैसे शुरू हो गए? सर चलते चलते जितने भी अभी सर्वेक्षण आए हैं, 5 स्टेट्स की जो इलेक्शन है उसमें 4 स्टेट्स में तो एटलीस्ट, मिजोरम का तो कल कोई अभी तक सर्वे आया नहीं, मैंने देखा नहीं, अगर आया होगा तो शायद आई मस्ट हैव मिस्ड इट। हर जगह पर बीजेपी को जरा पीछे दिखाया जा रहा है, यह दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस आगे है। सर मुझे नहीं लगता है राजीव जी, मैंने आपको उस दिन हम जब बात कर रहे थे जी, तभी मैंने कहा था कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश में 3 से 4 महीने पहले जो स्थिति थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव अब आ चुका है और हमारी सरकार संघर्ष है। मैं इस बात को नकारता नहीं हूं कि संघर्ष नहीं है, लेकिन जो बदलाव हमने संगठन में वहां किए, जिस तरह से हमने वहां उम्मीदवार दिए, मुझे लगता है कि हम मध्य प्रदेश में सरकार अपनी रखने में कामयाब होंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट जो होगा वो छत्तीसगढ़ का होगा सर। जो वहां की जानकारी मिल रही है, यदि हमारी कुछ बातें वहां चल गई, जिस तरह से सरकार के खिलाफ वहां वातावरण बना है, तो मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा। तेलंगाना की हमने बात की तो मैंने आपको बताया कि सर तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी, ये मैंने उस दिन में नहीं कहा था। हाँ, लेकिन तेलंगाना में पहले के मुकाबले हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। हमारे आमदार, हमारे जो विधायक चुनकर आएंगे वो 100-200% ज्यादा होंगे। सर अभी तो एक ही विधायक है, 100-200% तो ज्यादा होंगे ही, उसमें क्या है? सर एक होगा, आप जो कह रहे हैं हम जी। 10 के नीचे नहीं आ रहे सर। क्या बात है सर। और राहुल गांधी जी, That is huge. One second. 10 in Telangana. Wow. राहुल गांधी जी ने अनजाने में जो बोल दिया हमारा राजस्थान में जा रहा है और छत्तीसगढ़ में जा रहा है, राजस्थान तो आप लोग जाती पकड़ने है। वाला हम लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इमीडिएटली करेक्ट भी कर लिया, नहीं जाने हमारे जाने का आ रहे हैं। गलती हो गई। नहीं नंबियार जी जी, राहुल गांधी जी की कितनी बातों को सीरियसली लेना है ये भी थोड़ा आप भी समझिए, मैं भी समझ रहा हूँ। वो कोई उनको डिटेक्ट करता है और वो बात करते हैं, उनकी अपनी सोच समझ होती नहीं है सर। सर लेकिन एक चीज है, मैंने आपसे कहा था कि तेलंगाना में यदि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बना तो सर सरप्राइज मत होइए। वाओ, लवली, दैट्स वंडरफुल। सो दैट इज वंडरफुल, दैट इज रियली एंड ट्रूली वंडरफुल।
सो BRS की सरकार और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. आई वंडर व्हाट मिस्टर ओवैसी विल हैव टू से टू दैट. ओवैसी साहब विल हैव टू रिजाइन if that's what happens. सर ये बताएं चलते चलते, आज जो लिस्ट आई है उसमें माधवराव सिंधिया साहब, सॉरी ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के जितने भी लॉयलिस्ट हैं उन सबको टिकट दे दी गई है. सुनने में यह है कि बीजेपी के अंदर भीतर कुछ रिजेंटमेंट है कि यार ये लोग अभी अभी आए हैं और हम लोगों ने अपनी सारी जिंदगी बिता दी मध्य प्रदेश में, उसके पहले मध्य भारत में काम करते करते, पहले जनसंघ के लिए और अब बीजेपी के लिए, और ये लोग अभी कांग्रेस से आए और इनको सब कुछ दे दिया गया है. गणेश खानकर साहब, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव बीते 6 महीनों में आया, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है. क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं मध्य प्रदेश के? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए. भारतीय जनता पार्टी में वो ईमानदारी से काम भी कर रहे, जगह जगह वो प्रचार भी कर रहे. संसद में उन्होंने जिस ईमानदारी से अपने काम का परिचय दिया, देश के भले की भूमिका जिस तरह से वो रख रहे, यस वो अपकमिंग लीडर है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया होगा तो मुझे पता नहीं. अभी तक तो मध्य प्रदेश में वो घोषणा नहीं हुई. मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाह रहा हूं. नहीं, शिवराज सिंह जी हमारे नेता तो वहां पर है, अभी वो काम भी कर रहे हैं, और मामा जी के होते हुए सारे जो भांजे भतीजे होते हैं वो मामा जी के साथ ही चलते हैं. फिर मामा तय करे करना क्या है. अभी आप मामा को क्यों दूर कर रहे हैं सर? अभी तो चंदा मामा, आपके मामा, मेरे मामा, सभी के अच्छे दिन है सर. सभी के अच्छे दिन है. और जैसे मोदी जी ने कहा, पहले होता था चंदा मामा दूर के, अब हो गया चंदा मामा टूर के. अब बहुत जल्दी वील हैव गाइडेड टूर्स, पैकेज डील्स एंड पैकेज टूर्स टू द मून. फैंटास्टिक. गणेश खानकर जी, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच सर. और एक बार फिर विजयदशमी की, दशहरे की और आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच सर. नमस्कार. नमस्ते सर. थैंक यू. वंदे जय मातरम. भवानी. जय वंदे भवानी. मातरम. जय भवानी. थैंक यू सर. Well, that's all right. That's what the BJP says. I mean, but there is resentment. You can't rule that out, Pradeep ji. But sir, every elections there always been, and they handle it. And as long as this Modi ji, the trio, the big three, are handling things very well. Yeah, Mr. Modi, Amit yeah. Shah, and JP Nadda. Yeah, but the only thing they is can manage every situation. Pradeep The way ji, things are. most of the time we have seen, and by the way, you can, if you like the channel, please like it, share it, and of course you can subscribe to it. That will be very nice. प्रदीप जी, आज की तारीख में जिस प्रकार कॉर्पोरेट मीडिया है, इट हैज ऑलवेज बीन बायस्ड इन फेवर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेमली द बीजेपी. फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन प्रैक्टिकली एवरी सर्वे, pre-election survey which has come, favors the Congress, whether it's in Rajasthan, whether it's in Madhya Pradesh, whether it's in Chhattisgarh, even in Telangana for example. तेलंगाना में भी सर दिस इज, बाकी सब लोग इसको गोदी मीडिया बोलते हैं. जब गोदी मीडिया ये बता रहा है कि कांग्रेस आ गए, तो असल में क्या ग्राउंड पे क्या सिचुएशन होगी सर? कितनी मुश्किल हुई होगी इन सब लोगों को ये बोलने के लिए कि यार कांग्रेस जीत रही है. आखिर तक इनके मुंह से ये, जबान से ये बात नहीं निकलती कि कांग्रेस जीत रही है. प्रदीप जी, Sir, when there is a rapid current that is moving, it's very difficult for the media to play opposite the current. और जो current है हम दिख रहे हैं, because जो डिसेंट्रलाइज लीडरशिप है स्टेट लेवल में कांग्रेस का, जो करीब कल्याण योजना लेके वो हर घर पहुंच रहे हैं, इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टुडे. व्हाट इज द बीजेपी? आज जो बोलो 11 वचन, 5 वचन, 7 वचन, वुमन को हम ये देंगे, वो पेंशन स्कीम चालू करेंगे, पुराने पेंशन स्कीम चालू करेंगे फार्मर्स के लिए, ये जो गूंज जो कांग्रेस के हर नेता और जो सोशल मीडिया में कांग्रेस ने इसको हाईलाइट कर दिया है. प्रदीप जी, जो आपने सामने आपको स्टेट लेवल पे बीजेपी का कोई ऐसे, यस यूनियन लेवल पे बीजेपी इज डूइंग फैंटास्टिक, सोशल मीडिया कैंपेन इज अमेजिंग, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं, बट स्टेट लेवल पे देयर इज नथिंग टू कम्पीट व्हाट द कांग्रेस इज डूइंग. लेकिन प्रदीप जी, जो आपने बात कही, सबसे अहम बात इसमें ये है, जो आपने पूरा अपना विश्लेषण दिया, मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस का जो प्रादेशिक नेतृत्व है,
स्टेट लेवल की जो लीडरशिप है वो बरकरार है और बहुत स्ट्रांग है। उसके सामने बीजेपी की कोई लीडरशिप नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, you only, how long can you expect Mr. Modi